नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम नायब सैनी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि नए दिव्यांगों की श्रेणियों को जोड़ा गया, जिसमें 32,000 दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। 2,71,000 दिव्यांगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को पेंशन दी जा रही है और 18 वर्ष की शर्त को हटा दिया गया है। अब 18 साल से कम के मरीजों को भी पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आज की कैबिनेट में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैबिनेट में उनको याद किया गया है, पुष्पांजलि अर्पित की गई है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की आज जयंती है। आज पूरी कैबिनेट ने उनको याद किया है। हमने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज निर्णय हुआ है। हमारे जो पूर्व कर्मचारी थे, जैसे MITC या हमारे कन्फेड हरियाणा मिनरल लिमिटेड, हथकरघा एवं निर्यात निगम, ऐसे कर्मचारी जो डिपार्टमेंट मर चुके थे पीछे, और वो इधर उधर घूमते थे, चक्कर काटते थे कि हमें कोई पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। तो ये पीछे निर्णय किया गया था कि ऐसे सब कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक का ऑनरेरियम वो दिया जाएगा। और उस समय के दौरान कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, और वो बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि प्रावधान है कि एक जगह से एक स्थान से ही पेंशन ले सकता है, तो ऐसे सब कर्मचारियों को जिनकी बुढ़ापा पेंशन वो डबल ले रहे थे, उनके लिए जो बुढ़ापा पेंशन थी, सम्मान भत्ता था, वो लगभग 1 साल का उनका 1,46,00,000 रुपया आज उनका वो माफ किया है। कैबिनेट में फैसला किया गया। और उसके बाद का जो भी उनका पैसा था, बिना ब्याज के उनसे वो वापस लेने का, कि उस सैलरी से उनके जो ऑनरेरियम है उससे वो धीरे धीरे करके उसको काट लिया जाएगा। इसमें ऐसे सब कर्मचारियों के लिए आज एक मुश्त उनको लाभ दिया है। और हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक्ट में
दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। आज हरियाणा सरकार ने भी जो 11 कुछ तो हमारे एक्ट के अंदर पहले थी 10 जिसकी मैंने चर्चा की है, 11 जो छूट गई थी उनको भी आज शामिल इसके अंदर किया है। अब हरियाणा में दिव्यांग जनों की श्रेणी में 10 और, जिनमें कैरावल पैलेसी, मुसलर डिस्ट्रोफी और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। सीएम नायब सैनी ने राज्य सचिवालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई अभियान का भी जायजा लिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान निकलने वाले वेस्ट को कार्यालय से बाहर किया जाएगा, तो वहीं वेस्ट बाहर निकलने से कार्यालय का वातावरण अच्छा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को बैठने की जगह भी मिलेगी, साफ सफाई होगी तो जनता के काम भी अच्छे तरीके से होंगे। और उस स्वच्छता अभियान को लेकर के निरीक्षण करने के लिए चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ आज मैं पूरे इसमें देख रहा था, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से स्वच्छता अभियान चल रहा है और सभी विभागों को भी इस बात के लिए आदेश दिए गए हैं, चाहे वो जिला स्तर के ऊपर हैं, उपमंडल स्तर के ऊपर हैं। सभी विभाग अपने अपने ऑफिसों के अंदर स्वच्छता अभियान चला करके जो वेस्टेज सामान है उसको निकालें, ताकि एक ऑफिस के अंदर अच्छा वातावरण हो। अच्छा वातावरण होगा तो बैठने के लिए भी मन करता है और लोगों के ऑफिस एक ऐसा कनेक्ट है आम पब्लिक का कि जब वहां पर आते हैं तो उनके काम, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, और जब वातावरण ऑफिस का ठीक होगा तो काम को भी गति मिलेगी, वातावरण भी शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा। और उसको लेकर के बहुत सारा वेस्टेज निकला है और जिलों के ऑफिस के अंदर भी ये बात कही गई है। आदेश यहाँ से दिए गए हैं कि वो भी अपने अपने ऑफिसों में स्वच्छता अभियान चला करके उनको स्वच्छ और क्लीन रखें ताकि वातावरण अच्छा हो। सर, बड़ी जांच की गई है आपकी ओर से, प्रधानमंत्री का भी यही संकल्प है कि स्वच्छ जो है वो हर कार्यालय होना चाहिए, घरों में भी साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कों पर भी साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं और उन्होंने तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो आह्वान किया था कि अगर हम सब स्वच्छता को लेकर के अगर हम देखें कि 2014 से पहले लोग लोटा लेकर के बाहर जाते थे, आज कोई व्यक्ति लोटा लेकर के बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। ओडीएफ फ्री करने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो नीति थी, स्वच्छता अभियान को लेकर के थी कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, और उसको लेकर के क्योंकि जब वातावरण ठीक होगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ होगा। और ऑफिस के अंदर जो स्वच्छता को लेकर के अभियान चला है, इसका एक ठीक वातावरण ऑफिसों का रहेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। विज ने कहा कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोता वही है जो हार रहा होता है। केजरीवाल का मुरझाया चेहरा आपकी हार की तरफ इशारा करता है। इसी के साथ अनिल विज ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फैकल्टी लॉज में 22वां तिरंगा अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के एनएसएस सेल और फ्लैग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीरेंद्र पाल खटकर ने हिस्सा लिया। तो वहीं सांसद कार्यालय की ओर से संसदीय कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह,
कैथल कार्यालय प्रभारी शंकर गोयल एवं भूषण पाल मंगला ने अतिथियों का अभिनंदन किया। बता दें कि आयोजन की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। विशेष अतिथि सब मेजर रविंद्र कौशिक ने कहा कि 2004 में सांसद नवीन जिंदल ने लंबी लड़ाई के बाद हर देशवासी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वीरवार को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरेन ने बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परेड और सांस्कृतिक टीमों के द्वारा प्रतिदिन रिहर्सल की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल होगी। उन्होंने सभी टीम इंचार्ज को निर्देश दिए कि समारोह के आयोजन को लेकर समयबद्धता के साथ काम करें। एडीसी ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों के द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां निकाली जाएंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने गुप्तचर विभाग, आईबी, रेलवे और जीआरपी तथा डॉग स्क्वाड की टीम के साथ भिवानी रेलवे जंक्शन पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान जंक्शन परिसर में घटित होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी। बता दें कि रेलगाड़ियों की चेकिंग की गई और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे पर तलाशी ली, जिससे तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस दौरान किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आईपीएस साहब द्वारा 26 जनवरी राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसको सफल बनाने के लिए आज हमने एक संयुक्त अभियान, सर्च अभियान यहाँ रेलवे स्टेशन भिवानी पर चलाया है, जिसके अंदर हमारा थाना शहर भिवानी, रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस, अपना सीआईडी, हरियाणा के 5 और शहरों में 26 जनवरी से नई इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही हैं। हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, अंबाला में बसें पहुंच गई हैं। इन बसों के रूट तय हो गए हैं। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा। ये बसें एक बार चार्ज होने पर करीब 200 किलोमीटर तक चलेंगी। बसों की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया है और इस बस में लो फ्लोर होने के कारण बुजुर्ग और बच्चे भी आसानी से बस में चढ़ पाएंगे। बस में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। बता दें कि हरियाणा के 4 शहरों में ये बस पहले से चल रही हैं, जिनमें करनाल, पानीपत, फरीदाबाद और यमुनानगर शामिल हैं। देखिए, जो पीएमई बस सेवा का जो प्रोजेक्ट था 5 जिलों के लिए, जिसमें हमारा हिसार जिला भी शामिल था, काफी लंबे समय से इंतजार था। तो उसी प्रोजेक्ट में आगे प्रगति ये हुई कि अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रिक बसें आई हुई, जो कि एसी बसें हैं। तो इसके शुरुआत के पायलट बेसिस पे हमने 2 रूटों का सर्वे किया है। 2 रूटों पे 5 बसों का आवागमन होगा। एक तो हमारा हिसार बस स्टैंड से अपने मुखलान की तरफ होगा, जो सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से होते हुए जाएगा। दूसरा यहाँ से बस स्टैंड से हमारे रानी लक्ष्मीबाई चौक, वहां से होते हुए डाबड़ा चौक, और वहां पर लास्ट में हमारा आधार हॉस्पिटल होते हुए डाबड़ा गाँव तक जाएगा। झज्जर नगर परिषद में ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को झज्जर में हड़ताल रखी और बाद में शहर भर में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। बता दें कि वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद में एकत्रित होकर जोरदार धरना दिया और ठेकेदार के साथ साथ परिषद के अधिकारियों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि कर्मचारी नेता शिवम चावरिया, ठेका सफाई कर्मचारी राहुल
और अन्य कर्मचारियों ने बताया कि झज्जर नगर परिषद का सफाई ठेकेदार जानबूझकर उनका शोषण कर रहा है। कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और अगर समाधान नहीं होता है तो फिर उन्हें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के वानपर में इकाई प्रधान शिवम चावरिया व जिला सर्व कर्मचारी संघ से जिला सचिव आज हम मांग कर रहे कि ये जो ठेकेदार द्वारा लगाए कर्मचारी ने 2-2 महीने हो जाते, 3-3 भी बीत जाते, वेतन ना मिलने, बेचारे मजबूर गरीब कर्मचारी 10,000 रुपए इनका वेतन। क्या कोई आज के टाइम में 10,000 में 50,000 में जो ये बड़े बड़े अधिकारी है जो ठेके ले बैठे, इनका तो लाखों में भी गुजारा ना हो रहा और इन 10,000 में भी देने में परेशानी हो रही है। हम इन तक मांग करे प्रशासन से या तो इनकी जल्द से जल्द इन मांगों का समाधान करा जाए, समय पे इनका वेतन दिया जाए, नहीं तो सभी पालिका रोल के कर्मचारी इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। और साथ ही हम ठेकेदार से जब बात करें, वो ठेकेदार सीधम सीधी ये बात कहे कि ठेका बंद कर दूंगा, ठेका छोड़ के भाग जाऊंगा। हमने ठेकेदार से मतलब नहीं है, हमारा कोई लाड़ प्यार नहीं है, ना कोई उससे दुश्मनाई। ठेकेदार से 100 पर जाओ। समस्या हमारी ये है कि जो ठेकेदार है हमारा, उसमें 2 महीने की तनख्वाह उसने रोक रखी है और हर बार उसका यही सिस्टम चल रहा है कि वो 2 महीने की तनख्वाह होल्ड करके तीसरे महीने में 1 महीने की सैलरी गिरता है ताकि 2 महीने की फिर होल्ड हो जाए। ठीक है, हमारी ठेकेदार से यही वो है अपील कि हमारी जो तनख्वाह वो टाइम टू टाइम दे। ठीक है, जैसा काम करवा रहे हो वैसा सैलरी भी दो। ठीक है, ये नहीं है कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और सबके घरों में दिक्कत है, परेशानी है, हर किसी के सबकी प्रॉब्लम एक अलग अलग है। ठीक है, हमारी गुजारिश तो उससे यही है कि हमारी पीएफ है, ईएसआई है और जो सैलरी है उसका जो मैटर हमारा सॉल्व करे। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आर्थिक उन्नति, सामाजिक सरोकार, इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। युवा पीढ़ी को इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वहीं वाइस चेयरमैन वीरवार को बीएलजेएस महाविद्यालय में हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी हरियाणा और इतिहास एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के द्वारा लगाई गई 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। महाविद्यालय में इतिहास विभागाध्यक्ष और प्रदर्शनी के आयोजक एसोसिएट प्रोफेसर अश्विनी सबरवाल ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज प्रोग्राम जिंदल कॉलेज में हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा आज ये जो प्रदर्शनी जो लगाई गई है और इसका जो मेन जो मुझे जो समझ में आया है, प्रदर्शनी लगाने का जो उद्देश्य है इस डिपार्टमेंट का, वो हरियाणा के बारे में जो युवा हैं उनको पूरी तरह से उनको जानकारी देने का है। और अभी जिस प्रकार से हमने देखा और जो बताया गया प्रोफेसर अश्विनी जी द्वारा बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से, तो उसमें एक ऐसी चीज निकल के आ रही कि हरियाणा का योगदान जो है पूरे भारत में अगर किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो हर प्रकार से जो है हरियाणा का रोल जो उसमें दिखाई दे रहा है। तो युवाओं के लिए बड़ी अच्छी प्रेरणादायक जो है जिसका ये बताया गया किस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने कार्यभार संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, राज्य मंत्री गौरव गौतम, राज्य मंत्री राजेश नागर ने तरुण भंडारी को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने आरआर कैंप नई दिल्ली में हरियाणा की झांकी को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के माध्यम से मानवता को दिए गए गीता के दिव्य संदेश के रूप में जहां समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है, तो वहीं तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास और खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई देगी। हरियाणा को जो थीम है इस बार की, जो विचारधारा है कि हरियाणा का समृद्ध हरियाणा, विरासत से विकास, ये जो विचारधारा लेके
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस झांकी को हमने बनाया है, जिसमें हमने पूरी विरासत कुरुक्षेत्र के धर्मनगरी से जो भगवान कृष्ण ने मानवता को एक संदेश दिया था अर्जुन के माध्यम से, वहां से लेके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स भरने में पीछे रह जाते हैं उद्योग, व्यवसायिक, शैक्षणिक प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय। लेकिन अब इन सब से सख्ती के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने तो 300 नोटिस दे भी दिए हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम यानी HVPN के बहादुरगढ़ कार्यालय को 2,94,82,176 रुपए बकाया नोटिस का दिया गया है। एक्साइज और टैक्सेशन विभाग को भी 7,95,442 रुपए नोटिस दिया गया है। वहीं बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी 5,01,231 रुपए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस जारी कर दिया गया है। नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा अभी हमने लगभग 300 नोटिस इशू कर दिए, जिसमें मुख्यतः हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और लगभग 25 करोड़ के आसपास हमारे उसमें रिकवरी आएगी। और इसके अलावा और भी हमने नोटिस तैयार कर दिए गए हैं, और इतना ही अमाउंट हम और रिकवरी के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, नोटिस भेजेंगे और कैंप भी लगाएंगे। हमारा कैंप हम इंडस्ट्रियल एरिया में रेगुलर हमारे चल रहे हैं, और सभी से रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है उनके प्रॉपर्टी टैक्स में, डाटा में, तो हमारी हेल्प डेस्क है, और जहां हम कैंप लगा रहे हैं वहां पे आके ठीक कराएं। महेंद्रगढ़ के गांव देवनगर की दोहान नदी के पास हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया और इस बात को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। वहीं वन विभाग की टीम वन रेंज अधिकारी चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। उन्होंने कटाई में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों को जब्त कर लिया। बता दें कि विभाग ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग ने 23 दिसंबर को 143 सूखे वृक्षों की कटाई की अनुमति दी थी। आरोप है कि इस दौरान हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही थी। हरियाणा के फरीदाबाद में वीरवार की सुबह हुई हल्की बारिश ने सर्दी को फिर से बढ़ा दिया। पिछले कई दिनों से लगातार धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से ठंड वापस आ चुकी है। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। 4 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। रात में रुक रुक कर बारिश हुई, तो वहीं गुरुवार की रात सुबह 1 बजे से बारिश का होना शुरू हो गया और बूंदाबांदी होती रही। लेकिन कई बार बारिश के आ जाने से मौसम में ठंड ज्यादा बढ़ गई है, तो वहीं बारिश के होने से तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बता दें कि 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, लेकिन उसके बाद 28 और 29 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। फरीदाबाद में अगले 4 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शीतलहर के चलने से मौसम में नमी के चलते ठंड रहने वाली है। चरखी दादरी में स्थित श्यामसर तालाब में बुधवार को दोपहर करीब 4 बजे एक युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। तो वहीं स्थानीय नागरिकों ने बताया कि युवक की पहचान शहर के वार्ड नंबर 9 झज्जर घाटी निवासी विपिन के रूप में हुई। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि 5 दिन पहले युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना शहर चरखी दादरी में दर्ज करवाई गई थी। बता दें कि युवक के पिता और भाई की मौत हो चुकी है। तो वहीं सूचना मिलने पर परिजनों में मातम का माहौल है। सूचना मिली थी कि भाई यहाँ तालाब में एक डेड बॉडी मिली है रामलीला ग्राउंड के पास। तो इस पर मौके पर पुलिस पहुंची है और FSL टीम को भी बुलाया गया है, जिसकी पहचान
जतिन विपिन सनोप अनिल के रूप में हुई है और इस पर आगामी जो कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। ये जो लड़का है जो अभी ये मिला है शव शामसर तालाब में, इसका नाम विपिन है और इसके पिता का नाम है अनिल कुमार। और 5-6 दिन पहले मैंने इसके भाई के साथ मिलके थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, एप्लीकेशन दी थी कि भाई ये लापता है, और आज ये मिला है। और ये थोड़ा सा भोला भी लड़का था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।